Hello students, today we are going to discuss about the second part of chapter number 5. सबसे पहले हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि ये क्या बातें कही जा रही हैं। रिप्लेसमेंट डिसीजन। अब यहाँ बात ये हो रही है कि हमको अगर हमने कोई मशीन खरीदी हुई है तो क्या हम उस मशीन को रिप्लेस करेंगे? हाँ, करेंगे। अब यहाँ डिसीजन यही लेना है कि हमको इस मशीन को कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स के बाद, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ ईयर्स के बाद हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। तो बस यही डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा और इस डिसीजन को लेने के लिए we will use a method which we call it as the equivalent annual cost. Once a decision has been made to acquire an asset, हमने एक बार डिसीजन ले लिया कि हमको एक एसेट को एक्वायर करना है for a long term project, it is quite likely that the asset will need to be replaced periodically, है ना। हमको उसको क्या करना पड़ेगा, बार बार बीच बीच में कभी ना कभी रिप्लेस तो करना पड़ेगा throughout the life of the project. Where देयर आर कंपीटिंग रिप्लेसमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर एसेट। अब आती है बात, जब हम कोई एसेट को परचेज़ करते हैं और जब हम उसको वापस, वो ख़राब हो जाती है और वापस हम जब नया एसेट लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमको उसी कैटेगरी की काफ़ी सारी नई एसेट्स हमको दिखती हैं। इन दैट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डिसाइड इज़ कि हम ये नया प्रोडक्ट वाला नया वाला ले लें या इसी को रिपेयर करा लें, है ना। मल्टीपल ऑप्शन है आपके यहाँ पे। जब आप रिप्लेसमेंट के लिए गए तो या फिर आप इसी को रिपेयर का जो यूज़ कर रहे थे, या बेटर कोई मशीन देख लो वहाँ पे जो आपको वहाँ पे दिख रही हैं। फिर लिखी हैं बातें, वी मस्ट कंपेयर द पॉसिबल रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल। जो भी पॉसिबल स्ट्रेटजी है, द प्रॉब्लम अराइजेस हियर वेयर द इक्विवेलेंट एसेट अवेलेबल आर लाइकली टू लास्ट फॉर डिफरेंट लेंथ ऑफ टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो यही है कि जो भी एसेट्स वहाँ पे हैं, सभी का जो एसेट्स की लाइफ रहेगी वो क्या रहेगी, वो अलग अलग रहेगी। An asset once bought must be replaced at a regular interval. Obvious सी बात है, हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल पे। The decisions we are concerned with here is how often, कितनी बार या कितने समय के बाद should the asset be replaced. अब एक मेथड, एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट का। आइए देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे बात की गई है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। मैं यहाँ पे एनपीवी कह सकते हैं इसको हम लोग, एनपीवी अपॉन हम लोग यहाँ पे जो फैक्टर होता है, मैं एन्युटी फैक्टर दिखाऊंगा, कौन से फैक्टर जीटी लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। अभी एक क्वेश्चन करा दूंगा, ये सभी बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। इन ऑर्डर टू डील विद डिफरेंट टाइम स्केल द एनपीवी ऑफ ईच ऑप्शन, हमको जितनी भी मशीन हम लोग चेक करेंगे कि 3 साल बाद, 2 साल बाद, सबका हम क्या निकालेंगे, एनपीवी निकालेंगे। इज कन्वर्टेड इनटू एन एन्युटी और एन ईएसी। द ईएसी इज द इक्वल एनुअल कैश फ्लो। ईएसी क्या है, ये नॉर्मली ये इक्वल एनुअल कैश फ्लो नहीं है, नॉर्मली ये इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट है, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। हम हर साल जो भी एन्युटी मतलब होता है नॉर्मली जब इक्वली पैसा आता है उसको एन्युटी कहते हैं। टू विच अ सीरीज ऑफ अनइवन कैश फ्लो इज इक्विवेलेंट इन द प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स। तो हम लोग जो भी वहाँ पे अलग अलग वैल्यू के हमारे पास पैसे आएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल विल बी द पीरियड दैट हैज़ द लोवेस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अलग अलग ऑप्शंस के ईएसी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और जिसका लोवेस्ट ईएसी होगा, मतलब इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, जिसका कॉस्ट सबसे कम होगा, हम उसी प्रोजेक्ट को या उसी एसेट को हम लोग चुन लेंगे अपने काम के लिए। विल बी द पीरियड दैट हैज़ द लोवेस्ट ईएसी ऑल्दो इन प्रैक्टिस अदर फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस द फाइनल डिसीजन। असली में ठीक है, असली में जब हम असली ज़िंदगी में जीते हैं थोड़ा सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को अपने कैलकुलेशन में शामिल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को सिंपल रखा गया है। द मेथड कैन बी समराइज्ड एज कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ ईच स्ट्रेटजी। सभी स्ट्रेटजी का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एनपीवी निकालना पड़ेगा, फिर आपको पास ईएसी निकालना पड़ेगा, और फिर जो सबसे लोवेस्ट वाला होगा उसको चुन लेते। सिंपल सी बात, सभी का एनपीवी निकाल लो, उसके बाद आप उसको ईएसी निकालेंगे फॉर्मूले की हेल्प से, ये वाले फॉर्मूले की हेल्प से, सबसे छोटा वाला होगा उसको आप चुन लेंगे। ये इतनी सी बात यहाँ पे की गई है। की एजम्पशंस की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं कि वो पूछ देंगे की एजम्पशंस क्या हैं, रिप्लेसमेंट डिसीजन किसके बेस पे होता है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम में आपके 45 मार्क्स की थियोरी आती है। थियोरी में ऐसी पूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। कैश इन्फ्लोज फ्रॉम ट्रेडिंग आर इग्नोर्ड। जो भी आपको कैश इन्फ्लो बिजनेस से करने से हो रहा है वो हम 2 पल के लिए इग्नोर कर रहे हैं। सिंस दे विल बी सिमिलर रिगार्डलेस ऑफ द रिप्लेसमेंट डिसीजन। जो भी डिसीजन आप लें, आपके सेल्स पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना, आपके सेल्स पे से कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप जो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं करते रहिए, बस यहाँ पे बात हो रही है उस एसेट के बारे में। इन प्रैक्टिस यूजिंग एन ओल्डर एसेट में रिजल्ट इन लोअर क्वालिटी विच इन टर्न कुड अफेक्ट। लेकिन असली ज़िंदगी में देखा जाए
तो भैया अगर आप अच्छी मशीन इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके सेल्स पे असर पड़ेगा। लेकिन हम क्या एज्यूम करते हैं, नहीं, हमारे यहाँ पे कोई भी मशीन इस्तेमाल करेंगे सेल्स पे असर नहीं पड़ेगा, ये हम मान के चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा ऐसी बातों का। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विल बी ऑफ द मशीन विल बी सिमिलर, चाहे आप नई मशीन इस्तेमाल करो चाहे पुरानी वाली को रिपेयर करा के चलाओ, आपके ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये भी हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। with differing machines or with machines of differing ages, the asset will be replaced in perpetuity or at least into the foreseeable मतलब होता है निकट भविष्य। foreseeable मतलब क्या होता है, निकट भविष्य, मतलब आसपास में जो हम लोग कभी ना कभी इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। इन मोस्ट क्वेश्चंस टैक्स, और जब भी आप यहाँ पे EAC की बात करेंगे हम लोग इन दोनों फैक्टर क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने क्वेश्चन को बहुत सिंपल रखा हुआ है। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने क्वेश्चन को सिंपल रखा हुआ है। एज विथ ऑल NPV कैलकुलेशन, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट सच एज पॉल्यूशन को भी ध्यान में नहीं रखना है आपको, सेफ्टी, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। पुरानी मशीन करो इस्तेमाल चाहे नई मशीन इस्तेमाल करो, हम सेफ्टी और पॉल्यूशन के बारे में कोई बात वहाँ पे नहीं करते हैं। एन ओल्डर मशीन में हैव अ हायर चांस ऑफ एम्प्लॉय एक्सीडेंट्स एंड मे प्रोड्यूस मोर पॉल्यूशन, ये सच्ची बात है। यस, ओल्डर मशीन इस्तेमाल करो, पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, तो जो भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इन सब चीज़ों क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल को असली में ज़िंदगी में नहीं कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। नोट दैट इफ रिक्वायर्ड टू कंपेयर डिफरेंट सेट्स ऑफ कैश इनफ्लोज विद डिफरिंग लाइफ स्पैन्स एंड इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट कैलकुलेशन कैन बी डन यूजिंग द सेम प्रिंसिपल। हमें यहाँ पे कैश इनफ्लो जो हो रहा है वो अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सेम मान के चलेंगे। ठीक है, द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन मेकिंग रिप्लेसमेंट डिसीजंस आर एज फॉलोज। कौन कौन से फैक्टर्स को आप ध्यान में रखेंगे वो यहाँ बात कही गई है। भैया हमारा कैपिटल कॉस्ट कितना लगने वाला है नई मशीन में, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। हायर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट विल हैव टू बी बैलेंस्ड अगेंस्ट नोन और पॉसिबल टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। अगर हम महंगी मशीन ले रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जो महंगी मशीन ले रहे हैं दैट शुड हैव द बेटर टेक्निकलिटी इन कंपैरिजन टू द लोअर वर्जन ऑफ दैट एसेट। ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात यहाँ पे हमको ध्यान देना, ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एज द मशीनरी। ऑब्वियस सी बात है, ऑपरेटिंग मतलब डेली खर्चे, मेंटेनेंस के खर्चे, ऑयलिंग का खर्चा, जो भी खर्चे उसमें हो, डेप्रिसिएशन खर्चे, ये सब आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी क्या होगा, ये और ज़्यादा बुरा होगा अगर वहाँ पे उसकी लाइफ और पुरानी होगी। फिर दिस इज रिफर्ड टू एज द ऑपरेटिंग इन्फीरियरिटी एंड इज अ रिजल्ट ऑफ, इसकी वजह से क्या होता है, रिपेयर खर्चे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसकी बार बार मशीन डाउन टाइम मतलब बंद हो जाती है बार बार मशीन और आपको काम रोकना पड़ता है, लोअर क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। रीसेल वैल्यू, द एक्सटेंट टू विच एन ओल्ड इक्विपमेंट कैन बी ट्रेडेड इन फॉर द न्यू। अब आप जब रीसेल वैल्यू ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इससे कम हो जाएगी, क्योंकि आप जो मशीन बहुत रिपेयर हो चुकी है उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, ये हम बात करेंगे कैसे, जब आप पुरानी मशीन को बेचते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रीसेल वैल्यू क्या होती है, रीसेल वैल्यू कम हो जाती है तो आपको क्या मिलता है, बैलेंसिंग अलाउंस मिलता है। हमने इसके बारे में बातें की हुई थी। और एक होता है बैलेंसिंग चार्ज, ये भी हमने पिछले लेक्चर में बात की हुई थी। फिर बात की गई इन्फ्लेशन के बारे में, बोथ द जनरल प्राइस लेवल चेंजेस एंड द रिलेटिव मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो ये चीज़ें होती हैं, हाँ, जो भी आप इनपुट यूज़ करने वाले हो उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, अब कैसे आप निकालोगे कि हमको कितने साल बाद, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है हमें कितने साल बाद इस मशीन को क्या करना चाहिए, इस मशीन को रिप्लेस कर लेना चाहिए। वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इसकी बात यहाँ पे की गई है। द कैपिटल कॉस्ट, रीसेल वैल्यू ऑफ द एसेट, द लॉन्गर द पीरियड, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई एसेट ली और वो लॉन्गर पीरियड ऑफ बहुत लंबे साल तक आपकी यूज़ हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको बार बार चेंज नहीं करोगे। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रनिंग द एसेट, अगर उसका एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसा, द लॉन्गर द पीरियड द हायर विल बिकम। ऑब्वियस सी बात है, जितना लंबा आप उसका इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आप उस एसेट के लिए आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट खर्च होगा। अब आती है बात, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, सब कुछ खास बातें नहीं लिखी हैं। अब ये मुद्दे पे आते हैं TYU 3 पे। एक मशीन है साहब, उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत है 20,000 रुपये। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई है। रनिंग कॉस्ट ध्यान दीजिएगा, पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, हर साल ईयर 1 के एंड में आपको इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 5,000 रुपये। ईयर 2 के एंड में आपको 5,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ट्रेडिंग अलाउंस की अगर बात की जाए तो साहब आपको जब आप इसको बेचते हो तो आपको कितने रुपए मिलते हैं, आपको जब इसको बेचते हो तो आपको साहब इसको 16,000 रुपये मिल जाते हैं।
फिर आती है, सॉरी, आपकी जो इनकम नॉर्मली हो रही है, ठीक है, अगर आपकी जो इनकम हो रही है वो कितने की हो रही है, वो इनकम आपकी जो हो रही है वो 16,000 रुपये की हो रही है। और डिस्पोजल आफ्टर 2 ईयर्स, अगर 2 साल बाद अगर आप बेचते हो, नॉर्मली मतलब 1 साल बाद अगर आप उस एसेट को बेच देते हो तो आपको 16,000 रुपये मिलते हैं। 1 साल बाद अगर 2 साल बाद अगर आप उसको बेचते हो तो आपको कितने, उसी एसेट के कितने मिलेंगे, आपको 13,000 रुपये मिलेंगे। बहुत ध्यान सुनना, आपने यहाँ पे उस मशीन को अगर 1 साल इस्तेमाल किया तो आपको सिर्फ 5,000 रुपये आपको मेंटेनेंस में खर्च हुआ और आपने लास्ट में 16,000 का बेच भी दिया। 2 साल अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको कुल मिला के 10,500 रुपये खर्च करने पड़ेगा और आपको जो पैसे मिले वो सिर्फ कितने मिले, वो सिर्फ 13,000 रुपये मिले। अब मैं इसको एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से करके दिखाता हूँ, आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल की। बहुत ध्यान से देखिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा। 1 ईयर रिप्लेसमेंट साइकिल, अगर आप 1 साल बाद इसको रिप्लेस करते हो तो क्या होगा, ईयर यहाँ पे कितने बिताए आपने, ईयर आपने 1 साल बिताया। 1 साल बाद अगर आप रिप्लेस करते हो तो कैश आउटफ्लो कितना हुआ, यहाँ पे 5,000 रुपये हुआ, ये नेगेटिव जाएगा। कैश इनफ्लो कितना हुआ, आपने 1 साल बाद इसको बेच भी दिया, है ना। कैश इनफ्लो कितना हुआ, 16,000 रुपये हुए। इसके बाद अगर हम और बात करें तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो कितना हो गया आपका, नेट कैश फ्लो जो हुआ 16 माइनस 5 दैट इज़ 11,000 रुपये। आपको कुछ कुल मिला के आपने 11,000 रुपये कमाए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की अगर बात की जाए तो आपका 10% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको 10% से डिवाइड कर 10% फैक्टर निकालेंगे, कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.10, तो कितना आ जाएगा 0.909। फिर आपको मिल जाएगा साहब प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, तो 11,000 इंटू 0.909 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,999। अब अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो की, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो कितना वर्ड कुल मिला के आपका देखा जाए तो आपका यहाँ पे टोटल, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि एक ही साल है तो टोटल वाली कोई मुद्दा बनी नहीं। मैं यहाँ पे फिर से उसी चीज़ को लिख देता हूँ 9,999। प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो कितना हुआ है आपका, प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो आपने कितने की ली थी ऐसे मशीन, 20,000 रुपये की ली थी, 20,000 की आपने मशीन ली थी। अब आप बताइए आप लॉस में है कि फ़ायदे में है, तो ये कितना आ गया आपका एनपीवी आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आई इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये आपका आ गया 10,001 रुपये आ गया। तो अब हम अगर इसका ईएसी निकालें, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, तो ईएसी आपका कितना आ रहा है, ईएसी आपका आ रहा है 10,000। मैंने क्या कहा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एनपीवी अपॉन जीटी। हम लोग नॉर्मली जीटी लेते हैं लेकिन यहाँ पे एक ही है तो इसे जीटी 0.9090 रहेगा, 0.909, ठीक है। तो एनपीवी कितना था 10,001 डिवाइडेड बाई 0.909, ये कितना आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 11,001 ना। तो ये आपका आंसर आया, ठीक है। मैं चेक भी कर लेता हूँ, 10,001 डिवाइडेड बाई 0.909, ये आपका 11,002 आ रहा है, सॉरी 11,002 आ रहा है। तो अब आपका ध्यान दीजिएगा, पहले वाले अगर आप 1 साल बाद मशीन को इस्तेमाल करते हो तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट आपका 11,002 रुपये आ रहा है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं कि अगर आप 2 साल बाद रिप्लेस करते हो तो आपका क्या होता है, तब आपका ईएसी क्या आता है, ठीक है। चलिए मैं नीचे करता हूँ, जगह अगर नीचे है तो चलिए यहीं करता हूँ। तो अब आती है बात, अगर हम 2 साल बाद रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, 2 ईयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर हम 2 साल बाद रिप्लेस करते हैं तो पहले हम लिखते हैं ईयर, फिर हम लिखते हैं कैश आउटफ्लो, फिर लिखते हैं कैश इनफ्लो, फिर लिखते हैं नेट कैश फ्लो, फिर हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% से चल रहा है, फिर हम लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। इसके बाद ईयर आपका यहाँ पे देखा जाए तो ईयर यहाँ पे 2 साल हैं। आपका पहले साल जो कैश आउटफ्लो हो रहा था वो 5,000, अगले साल आपका 5,500। पहले साल आपका जो कैश इनफ्लो हो रहा था
अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट बात, पहले साल आपका कैश इनफ्लो नहीं होगा क्योंकि आप मशीन कब बेचोगे, मशीन को आप बेचोगे 2 साल बाद। 2 साल बाद कितने का बेच रहे हो आप, 13,000 रुपये का बेच रहे हो, ठीक है। फिर आती है बात नेट कैश इनफ्लो कितना हुआ यहाँ पे आपका कैश इनफ्लो हुआ -5,000, यहाँ पे 15 माइनस ये, तो ये आपका आ जाएगा 7,500 पॉजिटिव। इसके बाद आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है 0.909 मैंने पहले सिखा चुका हूँ। फिर वापस इक्वल टू दबाएंगे तो कितना आएगा 0.826, तो ये आपका आ जाएगा 4245 नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा 6195। अब अगर आती है बात पी ए प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो की, दोनों को जोड़ देंगे नेगेटिव पॉजिटिव को, तो ये आपका आ जाएगा 1650। प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो कितना है, आप मशीन आपने ली थी 20,000 रुपये की, अब सोच लीजिए आप कितने नुकसान में हैं। तो आपका यहाँ पे जो एनपीवी आया वो आया 18,350, 18,350। अब इसका आप क्या निकालेंगे, इसका आप निकाल लेंगे EAC, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा 18,350। अब ध्यान दीजिएगा इसका आपको लेना है GT, कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। 1/1.10 इक्वल टू 2 बार दबाएंगे, उसके बाद GT दबा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1.736। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 10,570। ध्यान दीजिएगा अच्छा क्या है 11,000 की 10,000, तो भैया 11,000 है ना, 11 दो रुपये आता है, यहाँ 10,570 है, तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान दी, मैं आंसर हिंदी में लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब हमें हर 2 साल बाद एसेट को रिप्लेस करना चाहिए। बात समझ में आ रही है, हमें हर 2 साल बाद एसेट को रिप्लेस करना चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, बात सबको समझ में आ गई। हमें हर 2 साल बाद क्या करना चाहिए, एसेट को रिप्लेस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि भैया अगर हम 2 साल बाद एसेट को रिप्लेस कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, मतलब ऑन एवरेज एनुअल कॉस्ट जो हमारा आ रहा है वो सिर्फ 10,570 आ रहा है। जबकि मैंने क्या कहा, हम लोग जो भी कॉस्ट होती है उसको इक्वल हर साल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे 10,000 का एवरेज बन रहा है 1 साल का, और जबकि वहाँ पहले अगर हम 1 साल बाद रिप्लेस करेंगे तो हमारा करीब 11,000 रुपये का 1 साल का कॉस्ट बन रहा है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ जैसे ही कुछ बात समझ में आए एक लाइक ज़रूर करें। चलिए मुद्दे पे आते हैं। TYU4 इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, और डिसीजन हैज़ टू बी मेड ऑन रिप्लेसमेंट पॉलिसी फॉर वैन्स। हम लोग यहाँ वैन्स को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। और वैन कॉस्ट $12,000 एंड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये सब यहाँ पे दी गई है। फिर वही बात यहाँ पे 3 साल की बात की गई है। ट्रेडिंग अलाउंस यहाँ पे ये दिया गया है। एसेट केप्ट फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। मेंटेनेंस कॉस्ट एट एंड ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, आपके साल के पहले साल में तो कोई मेंटेनेंस कॉस्ट ही नहीं है भाई। फिर फर्स्ट ईयर में आपका 1,500, सेकंड ईयर में 2,700 रुपये है। कैलकुलेट द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पॉलिसी एट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 15%। यहाँ प्रेजेंट फैक्टर कितना है, 15% है। नोट दैट द एसेट इज़ ओनली मेंटेन्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। एसेट जो मेंटेन करते हैं वो लोग साल के एंड में ही करते हैं। इफ़ इट इज़ टू बी केप्ट फॉर फर्दर ईयर, देयर आर नो मेंटेनेंस कॉस्ट इन द ईयर ऑफ रिप्लेसमेंट। जिस साल हम उसको रिप्लेस करते हैं उस साल हम उसको मेंटेन भी नहीं कराते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ। आइए पहली कहानी ये होती है कि अगर हम 1 ईयर पे रिप्लेसमेंट करें, है ना, अगर 1 ईयर रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या होता है, देख लीजिए। ईयर कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इसके बाद नेट कैश फ्लो, इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। तो ईयर यहाँ पे 1 रहेगा। कैश आउटफ्लो पहले साल में क्या है, आपका पहले साल में 1 भी रुपया खर्च नहीं हो रहा है मेंटेनेंस के नाम पे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा 0। लेकिन आपका 1 साल बाद अगर बेचते हो तो कितने रुपए आप कमा रहे हो, 9,000 रुपये का बेच रहे हो, इतने पैसे आपको फंसाएंगे। तो नेट आपने जो पैसे कमाए वो 9,000 रुपये कमाए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने % से रेट से, 10-15% के रेट से।
15% के रेट से अगर आप निकालते हो तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू एक बार दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.870। 9000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7830। प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो आपका हो जाएगा यहाँ पे 7830। प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो मशीन कितने की ली है आपने, मशीन आपने ली है 12,000 रुपये, क्वेश्चन में गिवन है। तो 12,000 रुपये का आपका आउटफ्लो हो गया। नेट आपके पास जो जेब में जो एनपीवी आया वो कितना आया, वो आपका आ गया 4170। ईएसी अगर हम निकाल देते हैं यहाँ पे, ईएसी आपका आ जाएगा 4170 डिवाइडेड बाई 0.870 तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4793। तो पहला आपका ये आ गया 4793। ठीक, अगला अब हम 2 साल की बात करते हैं तो क्या, जरा इसको भी देख लेते हैं। अगर हम 2 साल बाद रिपेयर करते हैं तो हम लिख देते हैं 2 ईयर रिप्लेसमेंट। 2 ईयर रिप्लेसमेंट, तो ईयर की बात अगर की जाए तो ईयर 1 और 2 है यहाँ पे। कैश आउटफ्लो की अगर बात की जाए तो आपका साहब सेकंड ईयर में खर्च कितना हो रहा है, सेकंड ईयर में आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो 1500 रुपये। ध्यान दीजिए, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा है, अगर आप देखो हुआ क्या, जिस साल हम बेचते हैं उस साल हम कुछ भी पैसे खर्च नहीं करते, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है ना, रिप्लेस मेंटेनेंस नहीं कराते हैं। तो सेकंड ईयर जब अगर आप बेचोगे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर में साहब 1500 रुपये क्या करोगे, ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिया 1500 इन फर्स्ट ईयर। तो 1500 रुपये जो हम खर्च करेंगे मेंटेनेंस में वो फर्स्ट ईयर में ही कर देंगे। तो लो भाई हमने 1500 रुपये क्या कर दिया, फर्स्ट ईयर में मेंटेनेंस में खर्च कर दिया। तो कुछ ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो हर क्वेश्चन में नहीं आएंगी, ठीक है, ध्यान जरूर दीजिएगा। देखो अब यहाँ पे इन्होंने अपने मन से लिख दिया कि 1500 रुपये में क्या करेंगे, खर्च करेंगे, ठीक है। इसके बाद कैश आउटफ्लो जो आपका होगा, सॉरी कैश आउटफ्लो कर लिख दिया, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो जो आपका होगा वो पहले साल तो कुछ होगा नहीं, अगले साल कितना होगा 7500 का होगा। नेट कैश फ्लो कितना हो जाएगा, पहले साल आपका नेगेटिव आएगा 1500, अगले साल आपका पॉजिटिव आएगा 7500। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगेन 1 डिवाइडेड बाई 1.15, एक बार दबाएंगे तो ये आएगा, अगला दबाएंगे तो दूसरा नीचे वाला जाएगा। तो 0.870, फिर अगला दबाएंगे तो 0.756, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो एक आपका आ जाएगा 1305 नेगेटिव, अगला आ जाएगा 5670 पॉजिटिव। तो प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो जो आपका आएगा वो आ जाएगा 4365। प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो जो आपका आएगा वो आपका पहले से पता है 12,000 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो आपका जो एनपीवी आया वो कितना आ गया, एनपीवी आपका यहाँ पे आ गया 7635। अब ईएसी निकाल दीजिए, ईएसी यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो आएगा 7635 डिवाइडेड बाई 1.626, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, मैं इसको अच्छे से ला कर लेता हूँ, ये आपका आ जाएगा 4696। तो ध्यान दीजिएगा पहले वाले केस में हमारा कितना आया था 4793 आया था, 2 ईयर के रिप्लेसमेंट हमारा कितना आ रहा है 4696। चलिए अब हम बात करते हैं 3 साल के रिप्लेसमेंट की। अगर हम 3 ईयर्स में रिप्लेसमेंट करते हैं तो क्या होगा, ईयर 1 2 3 कैश आउटफ्लो, तो पहले साल आप जो रिपेयर कराओगे वो 1500 के कराओगे, सेकंड ईयर जो रिप्लेसमेंट कराओगे आप 2700 कराओगे। फिर कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो तो भैया लास्ट साल ही होता है, वो कितने का होगा 7000 रुपये का हो गया। फिर नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो आपका यहाँ नेगेटिव रहेगा 1500 रुपया, अगले साल भी नेगेटिव रहेगा 2700 रुपया, तीसरे साल आपका पॉजिटिव रहेगा 7000 रुपया। इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 15% के रेट से, तो पहले साल आएगा 0.870, अगले साल आएगा 0.756 और उसके बाद आएगा आपका 0.656। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 1305 नेगेटिव, अगले साल आपका आएगा 2041 नेगेटिव, तीसरे साल आएगा 4592 पॉजिटिव। तो प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो, टोटल जो इनफ्लो हुआ आपका 1246 हुआ।
प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो जो हुआ है वो तो पता ही है आपको, 12,000 रुपये हुआ है। तो एनपीवी जो यहाँ पे आ जाएगा वो आपका आएगा 10,754 रुपये। अब ईएसी निकालना होगा, तो ईएसी फिर वही तरीका जैसा मैंने पहले कहा, ईएसी विल बी इक्वल टू 10,754 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम। मैंने क्या कहा, कैसे निकालते हैं, इक्वल टू 3 बार दबा करके इसे जीटी दबा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीटी मिल जाएगा। तो 2.283 इज इक्वल टू 4710। अब आप यहाँ पे देख लीजिए बेस्ट क्या है। तो आप देखिए थर्ड ईयर का तो बुरा हाल है, 47 के ऊपर जा रहा है, तो सेकंड ईयर में देखिए 4696 जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको, इसका ये हुआ कि हमें 2 साल बाद एसेट को क्या करना चाहिए, 2 साल बाद एसेट को रिप्लेस करना चाहिए। आई होप आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। विश्वास मानिए एक बार में समझ में नहीं आती हैं, टेक्निकलिटी बातें हैं। अब मेरे को तो मैं कितनी बार इसको प्रैक्टिस किया हूँ तब जाके मुझे समझ में आया है। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको मल्टीपल टाइम्स करें, तब आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। एक बार देखने पे समझ में नहीं आता है। एनी हाउ, चलिए अब हम वापस चलते हैं। अब आती है बात कहाँ पे थे हम लोग, लिमिटेशंस ऑफ रिप्लेसमेंट एनालिसिस। अब जब हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कुछ खामियां भी हैं, उन्होंने इसकी खामियों के बारे में भी बात की गई है। लिखी है बात, द मॉडल एज्यूम दैट व्हेन एन एसेट इज रिप्लेस द रिप्लेसमेंट इज इन ऑल प्रैक्टिकल रिस्पेक्ट्स। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि इसमें सभी चीज़ों में रिप्लेसमेंट हो चुका है, आइडेंटिकल टू द लास्ट वन, मतलब हर चीज़ जो पहले थी वही चीज़ हमारे पास वैसी ही सब कुछ हूबहू वापस आ गई है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जैसी एसेट पहले थी वैसी ही एसेट आपको बाद में मिल जाए? ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हाँ। तो ये इस मेथड की क्या है, ये इस मेथड की खामियां हैं। फिर लिखी है बात, एंड दैट दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर द फोरसेबल फ्यूचर, हाउएवर इन प्रैक्टिस दिस विल नॉट होल्ड ट्रू। लेकिन असली में ये चीज़ सही नहीं होती, क्योंकि समय के साथ क्या होती है, समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी थी, जैसा आपको चाहिए था, अगर हो सकता है वैसी टेक्नोलॉजी अब आपको ना मिले। इन्फ्लेशन भी हो जाता है, जो चीज़ आप नया एसेट लेते हो महंगा भी मिलता है, और आपको साहब आपके जो प्लान्स होते हैं प्रोडक्शन के वो भी हो सकते हैं फ्यूचर में क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं। फिर लिखी हैं बातें, लिमिटेशंस ऑफ रिप्लेसमेंट एनालिसिस, वही चेंज टेक्नोलॉजी, वही जो मैंने पहले बातें करी उसको यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा और बताया होगा। अब आती है बात इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट्स, EAB के बारे में यहाँ बात की गई है। द इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट इज द एनुअल एन्युटी विद द सेम वैल्यू एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, इट विल बी कैलकुलेटेड। अब EAB कैसे निकलेगा, EAB का फॉर्मूला वही है, NPV ऑफ द प्रोजेक्ट अपॉन एन्युटी फैक्टर। अगर आप पॉजिटिव में जा रहे हैं तो आप EAB निकाल लेंगे। कैलकुलेटिंग EAB इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन ट्राइंग टू कंपेयर प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइफ। अगर कोई अलग अलग लाइफ जो प्रोजेक्ट है उसके किसी का 3 साल किसी का 6 साल है, द प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट, ऑब्वियसली बात है बेनिफिट्स की बात हो रही है, बेनिफिट्स जहाँ सबसे ज़्यादा होगा उसको चुनेंगे। जब हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की बात करते हैं तो जहाँ कॉस्ट सबसे कम होता है हम उसको चुन लेते हैं। तो इतनी, अगर EAB क्वेश्चन पूछेगा ध्यान दीजिएगा, आपको वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट वहाँ नहीं लेना, वहाँ पर वो बेनिफिट्स की बात होगी, तो सबसे ज़्यादा जहाँ इनकम होगी हम उसको चुन लेंगे। अब आती है कैपिटल राशनिंग। राशनिंग मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा, एक होती है राशन की दुकान, सुना है ना, राशन की दुकान सुना होगा कभी आपने। राशन की दुकान मतलब हो गया जहाँ पे हमको सरकारी अनाज मिलता है, और वहाँ पे किसको अनाज मिलता है, जिसके पास पैसे की कमी, जिसके पास गल्ले की कमी, अनाज की कमी होती है, उनको ही राशन शॉप पे जाना होता है। नॉर्मली हम भी जाते हैं। अब आती है बात कैपिटल राशनिंग, मतलब पैसे की कमी, पैसे की स्कैरसिटी, पैसे की स्कैरसिटी जब होती है दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल राशनिंग। ये बात मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। क्या हमें पैसे की कमी है? द आंसर इज़ यस। क्या दुनिया में सभी को पैसे की कमी है? हाँ, जेफ बेजोस से लेकर के एलन मस्क से सभी को लेकर के साहब क्या है, पैसों की कमी है। अब आती बात, देखिए कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। शेयर होल्डर्स वेल्थ इज मैक्सिमाइज इफ अ कंपनी अंडरटेक्स ऑल पॉसिबल पॉजिटिव NPV प्रोजेक्ट्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार गणेश, आप भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप 10 करोड़ रुपये लगाओगे तो आपको यहाँ पे उसके 2 साल बाद 15 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। अब मैंने फिर उनसे एक और कहा कि अगर गणेश यहाँ पे 2000 करोड़ रुपये लगाओगे तो आपको 2500 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। फिर मैंने उनसे कहा एक और यहाँ पे 5 लाख करोड़ रुपये लगाओगे तो आपको 6 लाख करोड़ रुपये मिल जाएंगे। अब 5 लाख करोड़ रुपये भी तो होने चाहिए, तब तो 6 लाख कमाओगे। अब मेरे पास ये प्रोजेक्ट ऐसे बहुत है, लो ऐसा बनाओ तो ऐसा करो, लेकिन भैया 5 लाख करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे? तो इन व्हाट आई वांट टू कन्वे यू इज दैट
We all have the scarcity or we all have the shortage of money, capital, and that is why we can only invest in the limited number of projects. हम सभी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. We have to choose the best one, और जो हमारे बजट में आ रहा हो, in that only we can invest and we can earn the profits or the NPV. Shareholders wealth maximization, shareholder wealth is maximized if a company undertakes all possible positive NPV projects. कैपिटल राशनिंग इज़ वेयर देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स. कैपिटल राशनिंग वहीं पे की जाती है जहाँ पे हमारे पास पैसे की कमी होती है. दिस इम्प्लाइज दैट वेयर द इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज राशनड, शेयर होल्डर्स वेल्थ इज नॉट बीइंग मैक्सिमाइज. जहाँ पे अगर आपके पैसे की कमी होगी वहाँ पे शेयर होल्डर्स के आप वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे. इन श्योर यू आर एबल टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग. एक्सटर्नल कैपिटल राशनिंग मतलब होता है, यहाँ नीचे दिया भी हुआ है, इसको हम लोग नॉर्मली एक्सटर्नल वाले को हार्ड कैपिटल राशनिंग भी कहते हैं. हार्ड कैपिटल राशनिंग वो होती है जब आपके पास पैसे की कमी किसी प्रोजेक्ट में इसलिए है क्योंकि आपको बैंक वाले या जो आपको लेंडर्स हैं वो लोग आपको पैसा ना दे रहे हों उस प्रोजेक्ट को करने के लिए. एन एब्सोल्यूट लिमिट, और अगर वो पैसे नहीं देंगे तो आप उस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाओगे. इट विल बी कॉल्ड एज द हार्ड कैपिटल राशनिंग. एन एब्सोल्यूट लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेलेबल इज इम्पोज्ड बाय द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन. सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि हमको पैसे की कमी इसलिए हो रही है उस प्रोजेक्ट को करने क्योंकि ऊपर के जो हेड पे लोग बैठे हैं, कंपनी के लोग ही बैठे हैं, वही लोग बोले नहीं इस प्रोजेक्ट को नहीं करना है. अ कंपनी मे इम्पोज इट्स ओन राशनिंग ऑन द कैपिटल. दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द रैशनल व्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज. कुछ बार ऐसा भी होता है ऊपर के लोग कह रहे हैं नहीं ये काम नहीं करना है, विच हमको ये मज़ा नहीं, इस वो काम को करने में हमको लगता है कि लॉस हो सकता है. तो अगर वो लोग आपको पैसा वहाँ पे नहीं दे रहे हैं उस काम को करने के, दैट विल बी कॉल्ड एज द सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग. मतलब बाहर के लोगों ने नहीं दिया, दैट इज़ हार्ड. कंपनी के लोग ही उस काम के लिए पैसे इशू नहीं कर रहे हैं तो उसको कहा जाएगा सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग कहा जाएगा. रीजन्स फॉर हार्ड और सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग. हार्ड कैपिटल राशनिंग इज हार्ड कैपिटल राशनिंग इंडस्ट्री वाइड फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर्स. उन्होंने कह दिया कि नहीं हम लोग इस इंडस्ट्री में लेंडिंग, बैंक वाले कह रहे हैं नहीं हमने इस इंडस्ट्री में अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पैसे नहीं दे सकते, वो लिमिट लगा दी उन्होंने. कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स सच एज लैक ऑफ पुअर और ट्रैक रिकॉर्ड. कंपनी का रिकॉर्ड अच्छे नहीं है. लैक ऑफ एसेट सिक्योरिटी. कंपनी के पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है. पुअर मैनेजमेंट टीम अच्छी कंपनी की नहीं, तो लोग बाहर के लोग कंपनी को पैसे नहीं देते हैं. सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग. रीजन्स फॉर सॉफ्ट कैपिटल राशनिंग. लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल. अब ऊपर के लोगों को पता है कि मैनेजमेंट स्किल है नहीं, पैसा मांग ले लेंगे, काम अच्छे से करेंगे नहीं. डिज़ायर टू मैक्सिमाइज रिटर्न ऑन लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट. और उनको दिख रहा है कि इनका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जब तभी इनका डिज़ायर रहता है, उसके बाद जब बहुत पैसे हो जाता है दिमाग खराब इनका हो जाता है और ये अच्छा एक्सप्लोर नहीं, या मैं कहता हूँ अच्छा रिटर्न नहीं ला पाते हैं. लिमिटेड एक्सपोजर टू एक्सटर्नल फाइनेंस. इनके पास पैसे की बाहर से कमी हो. अब इनको लग रहा है हम पूरे पैसे खर्च ही कर देंगे तो बाद में पैसे बाहर से कहाँ से लाएंगे. इनकरेजेस एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली सब्सटैंशियल प्रॉफिटेबल बिजनेस. ये लोग सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं. जो लिमिटेड प्रॉफिट देते हैं उनको ये प्रोजेक्ट नहीं चुनते हैं. इम्प्रूविंग इन्वेस्टमेंट कंडीशंस. रिलक्टेंस टू कमिट टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. और इनके इंटरेस्ट नहीं होता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को करने के लिए. अब आती है बात सिंगल एंड मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग. सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग. शॉर्टेज ऑफ फंड. दिस सिर्फ इसी पीरियड में अगर हमको कमी है पैसे की, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग. मल्टी पीरियड. शॉर्टेज ऑफ फंड इज मोर देन वन पीरियड. एक साल से अधिक अगर आपको लग रहा है कि पैसे कमी हो रही, दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग. और ये हमारे सिलेबस से बाहर है. यू विल लर्न टेक्निक्स टू डील विद दिस इफ़ यू चूज़ टू टेक द. अगर आप एडवांस FM पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे जा कर के आपको मल्टी पीरियड वाला भी सीखने को मिलेगा. द मेथड फॉर डीलिंग विद सिंगल पीरियड कैपिटल राशनिंग इज सिमिलर टू द लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस यूज्ड एल्सवेयर इन डिसीजन मेकिंग. ठीक. अब आती है हम लोग को क्वेश्चन में एक कैलकुलेट करना पड़ेगा PI. PI क्या होता है मैं सिखा दूंगा. इसको नॉर्मली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कहते हैं. मैं सिखाता हूँ ये कैसे इंडेक्स निकाला जाता है और कैसे आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इफ़ अ प्रोजेक्ट इज डिविजिबल, एनी फ्रैक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट में बी अंडरटेकन एंड द रिटर्न्स ऑन द प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी. इसे छोड़ दीजिएगा, मैं भी इसको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कराता हूँ फिर आपको सिखाता हूँ. ठीक. फिर मैं वापस इस पर आके हल्का से बता दूँगा. द एम व्हेन मैनेजिंग कैपिटल राशनिंग इज टू मैक्सिमाइज द NPV. आपका अगर NPV अच्छा आएगा तो PI अच्छा आ जाएगा. विद द प्रोजेक्ट आर डिविजिबल. मैं सिखाता हूँ क्या होता है डिविजिबल और क्या होता है इंडिविजिबल. ऑन्स वे द प्रोजेक्ट्स ऑन करेस्पॉन्डिंग रिटर्न टू स्किल. जितना उसको प्रोपोर्शनेट है ना, अगर आपने 100 रुपये लगाए और आप अगर 110 कमा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप 100 करोड़ लगाओगे तो आपको 110 करोड़ कमाने चाहिए, है ना. उसी प्रपोर्शन में कमाना चाहिए. देखिए अचीव्ड बाय कैलकुलेटिंग PI निकालते हैं. रैंकिंग करेंगे हम लोग अभी. एलोकेटिंग द फंड्स अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स रैंकिंग.
प्रोजेक्ट की रैंकिंग जैसे जैसी आएगी हम वैसे वैसे पैसे लगाएंगे। ये सब बातें आपको थोड़ा अजीब लग रही हूँ, लेकिन इससे देखिए मज़ा आएगा। फॉर्मूला क्या है, PI = NPV अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए TYU5 की बात कर लेते हैं। लिखी हैं बातें, कंपनी हैज़ 1 लाख अवेलेबल, इनके पास इतने रुपए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट एंड हैज़ आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग 5 इन्वेस्टमेंट्स। इनके पास 1, 2, 3, 4 और 5 इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऑल इन्वेस्टमेंट मस्ट बी शेयर्ड नाउ, है ना, स्टार्टेड नाउ। प्रोजेक्ट CDEFG है इनके पास। ठीक है, आप देखिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इन्होंने ध्यान दीजिए, पहले ही आपको क्वेश्चन में पहले ही NPV दे दिया। NPV क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो, यही होता है फॉर्मूला, है ना। तो क्या मिलता है, NPV मिलता है। तो इन्होंने आपको डायरेक्टली यहाँ पे NPV दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो देगा, कुछ कुछ देगा तो आपको अपने हिसाब से निकालना पड़ेगा मिसिंग फिगर, तो वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में NPV दिया हुआ है। अब आती है बात इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ये NPV ये है। अब यहाँ पे एक वर्किंग कर लीजिए, ऐसा लिख, एग्जाम में करने के बाद ऐसा लिख देना उसके आगे वर्किंग। अब NPV PI कैसे निकलता है, आपको PI निकालना है। यहाँ पे PI निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NPV अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 / 40। तो PI निकल जाएगा। PI कितना आ गया यहाँ पे, PI आपका आ गया 0.5। अगला कर लेते हैं 35 / 100 दैट इज़ 0.35। अगला कर लेते हैं 24 / 50, ये आपका आ जाएगा 0.48। अगला कर लेते हैं 18 / 60, ये आपका आ जाएगा 4। और ध्यान दीजिएगा, जब NPV जो नेगेटिव रहेगा आप उसको कभी, उसका PI कभी भी नहीं निकालेंगे। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, सोचिए ना कि जिस प्रोजेक्ट का NPV नेगेटिव आ रहा है, क्या आप उस प्रोजेक्ट को कभी करना चाहेंगे? ऑब्वियस सी आंसर है नो, हम उसे कभी करना ही नहीं चाहेंगे। तो हम उसकी रैंकिंग ही क्यों करें? हम यहाँ रैंकिंग कर क्यों रहे हैं? हम यहाँ रैंकिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हम प्रोजेक्ट C में, प्रोजेक्ट D में, कि प्रोजेक्ट E में, कि प्रोजेक्ट F में, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। जब प्रोजेक्ट G आपको दिख रहा है कि उसका NPV नेगेटिव आ रहा है, तो हम उस प्रोजेक्ट को अपने कैलकुलेशन में शामिल ही नहीं करेंगे। इसके बाद आती है बात PI के बाद आप निकालेंगे रैंकिंग। रैंकिंग जब करेंगे तो रैंकिंग में नंबर 1 पे क्या आएगा, ये, नंबर 2 पे ये, सॉरी 4 नहीं था, 0.3 था, ये आया था 0.3। ठीक, तो सेकंड, फिर इसके बाद थर्ड ये और फोर्थ ये। अब आती है बात यहाँ पे कि अब आप सबसे पहले, आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास पैसे हैं यहाँ 100, ध्यान दीजिए मैं 3 0 काट रहा हूँ क्योंकि यहाँ 3 0 ऐसा है। तो आपके पास 100 रुपये हैं, तो सबसे पहले आप किस में लगाना चाहेंगे, जिसका PI सबसे ज़्यादा होगा या रैंकिंग नंबर 1 पे आ रहा है, उसको हम सबसे ज़्यादा पैसा लगाएंगे, पूरे पैसे कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें आपके पैसे कितने लग सकते हैं, इसमें आपको 140 रुपये लग रहे हैं, इसका प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट 40 रुपये, अभी कितने बचे हैं, 60 रुपये। अब पैसे कहाँ लगाना चाहेंगे, जिसकी रैंकिंग 2 है, दैट इज उसमें कितने रुपये लगे, 60 रुपये लग रहे हैं। एक मिनट में गलत जोड़ दिया, नहीं ये है ना, सॉरी मैं थोड़ा सा ना गलत लिख दिया, मतलब वो ऊपर नीचे लिख दिया, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। तो ये नॉर्मली ऐसे है, ऐसे, 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 ऐसे। तो अब आपको रैंकिंग नंबर 2 जो है उसमें पैसे कितने लग रहे हैं, उसके लिए साहब उस प्रोडक्ट को करने के लिए आपको 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आपने 50 रुपये लगा दिए, कितने बचे, 10। तो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट यहाँ पे डिविजिबल, मतलब आप चाहो तो आधे रुपये, मतलब कम रुपये भी उसमें लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि 40 रुपये लगाओगे तभी इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप कम लगाओगे तो कम से भी पैसे कमा लोगे। तो आपने पहले वाले केस में पैसे कितने कमाए, पहले वाले केस में आपने 20 रुपये कमाए, है ना। इसमें कितने कमाए, इसमें आपने 24 कमाया। अब थर्ड किस में लगाएंगे, आप इसी में लगाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है रैंकिंग थर्ड किसकी, इसी की है। तो आपने 100 रुपये में लगा के कितने रुपये लगाए, सिर्फ 10 ही रुपये लगाए। जब 100 रुपये लगाते तो 35 कमाते, 10 रुपये लगाओ कितना पाओगे, 100 रुपये लगाए तो 35 पाए, 10 रुपये लगाए तो कितना पाए साहब, आप यहाँ पे 3.5 पाए। तो आपने 3.5 पाया।
टोटल मिला के जो टोटल एनपीवी आपने पाया वो कितना पाया, 20 + 24 + 33.5 दैट इज़ 47.5। तो यहाँ पे वही पूछ रहा था साहब, डिटरमाइन द विच प्रोजेक्ट शुड बी चूजन टू मैक्सिमाइज रिटर्न। तो आपको साहब यहाँ पे चुनना चाहिए सी, डी और ई, ये 3 प्रोजेक्ट आपको साहब यहाँ पे चुनना चाहिए। आई होप आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। अब आती है बात इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, मतलब अगर आप एक प्रोजेक्ट में लगा दोगे तो आप दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। इफ़ अ प्रोजेक्ट इज इंडिविजुअल इट मस्ट बी डन इन इट्स इंटायरिटी। आप पूरा लगाओ, इंटायरिटी मतलब पूरा लगाओ, या तो बिल्कुल मत लगाओ इसमें। जैसे हमने यहाँ देखा था ना, 100 रुपये में से कितना लगाया था, 10 ही लगा दिया था, फिर भी हमने 3.5 रुपये पा लिए थे। तो वहाँ भी ऐसा नहीं, इसमें क्या, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है तो क्या करना पड़ेगा, तो सब उस केस में आपको पूरे में लगाओ, या तो आप उस प्रोजेक्ट को टच ही मत करो। इंटायरिटी और नॉट एट ऑल। वेयर द प्रोजेक्ट्स कैन बी डन इन पार्ट द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कैन ओनली बी फाउंड बाय ट्रायल एंड एरर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे हिट एंड ट्रायल यहाँ पे चलता है। क्वेश्चन सेम है, देखिए 40, 150 से आप देखो सब कुछ यहाँ पे सेम है। यहाँ फिर मैं रैंकिंग वहीं से देख करके लिख देता हूँ। रैंकिंग हमारी जो आई थी वो आई थी 1324, 1324। हमने इसको पहले ही कहा था, जी को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। अगर हम प्रोजेक्ट, हमारे पास पैसे कितने हैं, हमारे पैसे सेम है, टी 5 का लिया हुआ इन्होंने यहाँ पे, हमारे पास पैसे सेम हैं, ठीक। तो अब देखिए 100 रुपये हैं और आप सबसे पहले सी को चुनेंगे तो 40 रुपये कट गए आपके, कितने बचे 60। उसके बाद क्या चुनेंगे आप, ई चुनेंगे। उसके बाद आप ई चुनेंगे, ई में कितने रुपए लगे, 50 लगे। अब आपको 10 बचे, 10 में तो किसी में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो आपको क्या क्या ऑप्शन बना पहला, तो आपने यहाँ कितने कमाए, यहाँ कमाए 20 और यहाँ कमाए 24। कुल मिला के आपने जो पैसे कमाए वो 44 कमाए, किस में, सी और एनपीवी, सी और ई में। सी और ई में आपने कितने 44 कमाए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, दूसरा प्रोजेक्ट चेक कर लेते हैं एक बार, 100 रुपये हैं, अगर आप सी में लगाए 40, इसके बाद आप डी में लगा दो, डी में 100 रुपये मांग रहे, छोड़ दो। एफ़ में लगा दो तो आपका 60 बचे और आपने एफ़ में लगाया 60, तो एफ़ में से कितने कमाया आपने, एफ़ से कमाया 18 और सी से कमाया आपने 20। तो कुल मिला के आपने जो पैसे कमाए 38 कमाए। तो अगर आप सी और एफ़ करते हो तो आप 38 कमा रहे हो, अगर आप सी और ई करते हो तो आप 44 कमा रहे हो, अगर आप सिर्फ डी करते हो तो आप कमा रहे हो 35। तो बेस्ट क्या है यहाँ पे, बेस्ट है भाई आपके लिए सी और ई कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ कितने कमा रहे हो, 44 कमा रहे हो। तो डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट ऑप्टिमल सिलेक्शन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आंसर सी और ई, क्योंकि इसमें आपके जो एनपीवी, जो पूरा आपका जो प्रॉफिट हो रहा है या जो आप रिटर्न कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, वो 44 कमा रहे हो। क्या है ये, बेस्ट है ना। बस इतनी सी बात यहाँ पे की गई थी। अब आती है बात, द की इन द एग्जामिनेशन टू असर्टेन वेदर और नॉट द प्रोजेक्ट आर डिविजिबल। आपको बस चेक वहाँ पे ये सबसे पहले करना है कि प्रोजेक्ट यहाँ पे डिविजिबल है या नहीं है। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स कैन बी रैंक्ड यूजिंग द पीआई, आप पीआई की हेल्प से उसकी रैंकिंग कर सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स मस्ट बी कंसिडर्ड ऑन ट्रायल एंड एरर। आपको यहाँ पे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में एक बार बात कही थी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। मैंने इसकी मीनिंग बताई थी, इफ़ यू ऑप्ट फॉर द वन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम द अदर। अगर आप एक ऑल्टरनेटिव को, जैसे मैंने कहा 10 रुपये अगर आपके पास हैं और 10 रुपये का एक समोसा आ सकता है, 10 रुपये की आप जलेबी खा सकते हो। अगर आप 10 रुपये की जलेबी खा सकते हो, 10 रुपये के समोसे खा सकते हो, तो आपको 10 ही रुपये है ना आप जेब में। तो अब या तो अगर आप, इसका मतलब अगर आप समोसा खा ली तो इसका जलेबी आप नहीं खा सकते, अगर आप जलेबी खा ली इसका मतलब समोसा नहीं खा सकते। सेम वे यहाँ पे इन्होंने बात लिखी हुई है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगा दिए तो आपके पास उस प्रोजेक्ट में लगाने को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं, लिखी है बात, समटाइम्स टेकिंग ऑन प्रोजेक्ट्स विल इंक्लूड, विल प्रिक्लूड मतलब होता है अलग करना, विल प्रिक्लूड द टेकिंग ऑफ द ऑन ऑफ अनदर। एग्जाम्पल, दे में बोथ रिक्वायर यूज ऑफ द सेम एसेट। अब दोनों के लिए सेम एसेट चाहिए और आपके पास एसेट होगी एक। In these circumstances, each combination of investment is tried to identify which earns the higher level of return। यहाँ फिर रिटर्न ट्रायल है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। Using the same company information of A company, जो मैंने पहले देखा था TY5 में,
द एडिशनल फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इज दैट प्रोजेक्ट सी एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब सी और ई एक साथ कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, जहाँ पे सी जाएगा वहाँ पे ई साथ में नहीं जाएगा। द इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बिलो, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली पीआई करके आपको कैलकुलेट भी करके दे दिया, देखिए लिखा भी हुआ है नॉट वर्थ वाइल, जो हमने पहले भी बार बार हम बात कर रहे थे। अब हम यहाँ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मिक्स बनाते हैं। सबसे पहले अगर आप मिक्स बनाते हो सी प्लस डी का, तो सी का जो आपका वो है एनपीवी कितना है 20 है, प्लस डी का कॉम्बिनेशन कितना है 35 है, तो 20 प्लस 35 दैट इज़ 55, है ना। सी में आप 100 लगाओगे, लेकिन ओके सॉरी, सी में अगर आप 100 लगाओगे तो डी में तो पूरा लगा नहीं सकते हो। डी में आपको साहब यहाँ पे 60% लगा सकते हो ना, 55 कहाँ से कमा लोगे आप। आपके पास सी में 40 रुपये के चले गए, कितने 60 रुपये बचे, तो 100 में कमाया 35, तो 60 में कितना कमाया, तो कुछ मत करिए 35 का 60% निकाल देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 21, है ना। तो 100 रुपये लगाओगे तो 35, 60 रुपये लगाओगे कितना पाओगे 21 पाओगे, 20 प्लस 21 दैट इज़ 41। तो सी और डी अगर आप कॉम्बिनेशन चुनते हो तो आप 41 कमा पाओगे, क्योंकि पैसे तो आपके पास 100 ही है ना भाई, 40 रुपये यहाँ लगाए 60 ही लगा पाओगे यहाँ पे। अगला ऑप्शन डी और ई बना लो। डी में आपने लगा दिए, पहले हम ई की बात कर लेते हैं। ई में लगाए 50, तो डी में कितना लगाओगे 50 ही लगा सकते हो, तो 35 का आधा कर दो दैट इज़ 17.5। तो डी ई में कमाए 24, ई में कमाया 24 और डी में कमाए आपने 17.5 दैट इज़ कितना हो गया, डी और ई ये हो गया 41.5। इसके बाद और कोई ऑप्शन है, एफ़ और ई चना बना लो। एफ़ में लगाए, मान लीजिए चले ई में 50 लगाए तो आपने कमाया 24, एफ़ में आप 60 लगाओगे तो 18 कमाओगे, तो 50 लगाओगे कितना कमाओगे, तो 50 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 60 दैट इज़ आप 15 कमाओगे। तो 24 कमाया आपने 50 लगा करके, और 50 लगा के कितना कमाओगे आप यहाँ पे 15 कमाओगे, तो कुल मिला कितना हो गया। तो अगर आप ई कौन कौन से में चुना, हाँ ई और एफ, अगर आप ई और एफ़ चुनते हो तो आप कितना कमाओगे, 5 4 9 2 1 3 39 कमाओगे। तो आप ये देख रहे हो कि अगर हम सी और डी चुनते हैं तो 41 कमाएंगे, अगर हम ई और डी चुनते हैं तो 41.5 कमाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम सी और ई का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि क्या लिखा है, सी एंड ई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, मतलब अगर आप इस सी में चुनोगे तो आप ई को चुन नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन आपके सामने निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ई एंड डी। तो आपका आंसर हो जाएगा ई एंड डी शुड बी चूजन, डिटरमाइन द ऑप्टिमल प्रोजेक्ट सिलेक्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा ई एंड डी शुड बी चूजन। So thank you so much for today's watching, and we will, for the other part of this, we will you can see the another video, and thanks a lot for watching. We will start with chapter number 6 very soon. Take care, bye bye everyone.